वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का हम देखते हैं क्वेश्चन, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज सिंथेसाइज फ्रॉम। तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिटाइल जो है, आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो किससे सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन किससे सिंथेसाइज होता है ये आपको बताना है। बताइए आंसर। आप सभी स्टूडेंट्स को आज से ये करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आप इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को लगाएंगे और अपनी रफ नोटबुक में नोट करते हुए जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस के आगे अगर हार्ड इजी जो भी चेक करेंगे तो उससे मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कितना क्वेश्चन हार्ड है कितना ईजी है। ठीक है, तो अपना को फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए मिला है आपको, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कोलिन प्लस सक्सिनाइल कोलिन एंजाइम ना, टायरोसिन प्लस एसिटेट ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सिंथेसाइज होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये अब आपको पता होगी एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, आपका एसिटाइल कोलिन क्या आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसमें जो कोलिन होता है, कोलिन बनता है आपका सेरीन एमिनो एसिड से। कौन से एमिनो एसिड से बनता है आपका? सेरीन एमिनो एसिड से बनता है कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ये कैसे बनता है? ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं पायरुवेट्स। क्या बनते हैं? पायरुवेट। पायरुवेट से क्या बनता है आपका? एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब ये आपके बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर मतलब नर्व एंडिंग के अंदर जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए अलग से जाता है, कोलिन अलग से जाता है, वहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन, एसिटाइल यानी कि कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। ये एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आगे धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा कहाँ क्या काम आता हुआ चलता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो कौन सा एंजाइम है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के सिंथेसिस में, यानी कि उसको बनाने में उत्तरदायी होता है? फर्स्ट ऑप्शन, नीचे से ऑप्शन देखते हुए चलते हैं, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। नहीं, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता स्टूडेंट इसमें। ठीक है, दूसरा आपका मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, माओ एंजाइम नहीं होता। माओ एंजाइम आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, माओ एंजाइम आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, अभी मैंने बताया था, कोलिन ट्रांसफरेज यानी एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज वही है ना। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो आपका बनता है। जैसे मैंने क्या बताया था ऊपर, जैसे मैंने बताया था आपका, वो कहाँ से आता है? कोलिन कहाँ से आता है? कोलिन आपका सेरीन एमिनो एसिड से आता है। किससे आता है? सेरीन से। फिर उसके बाद था दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कहाँ से बताया था मैंने आपको? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट्स बनते हैं। ठीक है, पायरुवेट से क्या बनता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये आपकी नर्व एंडिंग होगी। बनता कहाँ है? जैसे ये आपकी नर्व एंडिंग होगी, पूरा समझा देता हूँ, ये आपकी नर्व एंडिंग है। ठीक है, इस नर्व एंडिंग के अंदर ये आपकी वेसिक्यूल्स होगी, यहाँ से समझ लेना अच्छे से, ये वेसिक्यूल्स होगी। इसमें क्या होता है, ये पायरुवेट्स यहाँ जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पहुँच जाएगा ना, पायरुवेट्स यहाँ जाएगा, पायरुवेट्स। ठीक है, पायरुवेट से बनेगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम नर्व एंडिंग के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, उधर से सेरीन आया आपका, सेरीन से क्या बना? कोलिन। कोलिन और ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि आपके जो ये साइटोप्लाज्म है इसका, किसका? नर्व एंडिंग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इन दोनों का मिलाप होता है और फिर ये कहाँ चले जाते हैं? आपकी इन वेसिक्यूल्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपके न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर हो गया, एनएन रिसेप्टर हो गया, जिस भी रिसेप्टर पे इसको काम होगा वो वहाँ पे जाके अपना एक्शन शो करने लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम रैपिडली हाइड्रोलाइज एसिटाइल कोलिन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन का तीव्र अपघटन कौन सा एंजाइम करता है? ठीक है, तीव्र अपघटन कौन सा करता है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इससे क्या होता है? बनता है। इससे क्या होता है? बनता है। दूसरा आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है आपका? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये करवाता है, इसका क्या? अपघटन करवाता है ये। ठीक है, इसका क्या करवाता है? तेजी से अपघटन करवाता है। कौन करवाता है आपका? एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज तो क्या कराता है? इसको बनाता है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है? इसका विघटन कराता है ना, इसको इस तरह से बोला जाता है एसी, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके जो इसको बंद करते, रोकने वाले भी ड्रग्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 804, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स बिलोंगिंग टू विच रिसेप्टर्स फैमिली। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है,
जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं मेनली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में दो तरह के आएंगे, मस्कैरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। मस्कैरिनिक रिसेप्टर कौन सा होता है आपका, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। जबकि दूसरा ये लिखा लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, ये कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक। न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, सब बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 805, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स किस प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। क्या आएंगे, अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स आपके कौन से होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में दो रिसेप्टर्स आते हैं, एनएन रिसेप्टर और आपका एनएम रिसेप्टर्स, जो कि मस्कैरिनिक में M1, M2 और आपका M3 आता है, ठीक है। एनएन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, गैंग्लिया में। कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, गैंग्लिया में, ठीक है। और उसके बाद आपका एड्रिनल मेडुला में होते हैं, ठीक है। गैंग्लिया पे होते हैं आपके, एड्रिनल मेडुला पे होते हैं। ये कहाँ होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। फिर उसके बाद M1 रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, नोट कर लेना अगर आपके पास नोट नहीं करा हुआ हो तो। M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। M1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जहाँ से आपका HCl सिक्रेशन होता है, और आपका गैंग्लिया पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड और आपके गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। M2 रिसेप्टर्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। M3 रिसेप्टर्स आपका ग्लैंड्स में, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेना। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि एनएन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे गैंग्लिया पर और मेडुला, एड्रिनल मेडुला पे उपस्थित होते हैं। एनएम रिसेप्टर्स कहाँ होंगे आपके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जहाँ भी होंगे वहाँ पे एनएम रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। M1 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। M2 रिसेप्टर्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और M3 रिसेप्टर्स आपके ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, याद कर लेना। ये आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ाऊंगा तब भी दोबारा बताऊंगा। विच मस्कैरिनिक रिसेप्टर सब टाइप इज द प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द हार्ट। आगे ना वही क्वेश्चन देख ली, इसलिए मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे आप आसानी से कर सके कि कौन सा मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स का सब टाइप है जो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है किसमें, हार्ट में। कुछ स्टूडेंट बोले सर क्वेश्चन में दिक्कत आती है इंग्लिश में, इसलिए भाई दोनों भाषाओं में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स यानी कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर एम रिसेप्टर की बात करा, इसका सब टाइप में कौन सा आ गया, M1, M2, M3। तो जो हार्ट में प्रेजेंट है, मैंने अभी अभी बताया था M1 रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट होता है आपका, M2 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट बताए थे मैंने, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैंग्लिया। M2 रिसेप्टर हार्ट में, थर्ड गैस्ट्रिक मतलब जो भी ग्लैंड थी उनमें, और आपके स्मूथ मसल्स में M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, एक्टिवेशंस ऑफ M3 रिसेप्टर्स क्योज। M3 रिसेप्टर्स के सक्रिय होने पर क्या होता है, तो सबसे पहला दिया है ब्रोंक्योडाइलेशन, ब्रोंक्योडाइलेशन नहीं। तो दूसरा है इंक्रीज द ग्लैंडुलर सिक्रेशंस एंड स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। यस, ये क्या करते हैं, जहाँ भी आपका एसिटाइल कोलिन आ गया, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ भी एसिटाइल कोलिन जाएगा वहाँ क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब बात आ गई M3 रिसेप्टर्स के, यहाँ पर बात करते हैं कहाँ कहाँ बताए थे मैंने आपको, ग्लैंड्स में बताए थे। जो भी ग्लैंड होंगे, जितने भी सिक्रेशन होते हैं वो सब किसकी वजह से आते हैं, आपके एसिटाइल कोलिन की वजह से आते हैं। दूसरा जहाँ कहाँ बताया था मैंने, स्मूथ मसल, तो ये जहाँ भी जाएगा वहाँ कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, यानी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन था वो बाहर निकलेगा ना, इसलिए इसमें लिखा है इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन। सिक्रेशन बाहर निकला, मान लीजिए आपकी लैक्रिमल ग्लैंड में इसने कॉन्ट्रैक्शन करवाया तो क्या होगा, आपकी लार बाहर निकलेगी, ठीक है। आँखों वाली जो आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स होगी, स्वेट ग्लैंड्स में करवाएगा तो स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स में करवाएगा तो आपका सलाइवा का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिस भी ग्लैंड के पास जाएगा वहाँ सिक्रेशन स्टार्ट करवा देगा। दूसरा है स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जैसे ये क्या करेगा, स्मूथ मसल्स के अंदर जाके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देगा। क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपकी जो आते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, आपके लंग्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये सब इसके काम होते हैं M3 रिसेप्टर्स के। टैकीकार्डिया नहीं करता कभी भी, ब्रेडिकार्डिया करता है। आपसे अगर बोलता कि M2 रिसेप्टर क्या करेगा तो वो कर देगा ब्रेडिकार्डिया। माइड्रेसिस नहीं करते हैं, कहते हैं मियोसिस, आँखों के जो प्यूपिल डायमीटर है उसको कम कर देता है, मायोसिस करता है। ब्रोंकोडाइलेशन नहीं, ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। सारे ऑप्शन ये लो समझा दिए मैंने आपको, चारों ऑप्शन, ठीक है। ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है आपका। विच निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर कौन सा निकोटिनिक रिसेप्टर्स पाया जाता है,
तो आपको कौन से पाए जाते हैं, इसमें बोल रहा है निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर ऊपर मैंने डिटेल में समझा। एनएन रिसेप्टर कहाँ पाए जाएंगे, ग्लैंड में, को मतलब किस में पाया जाता है, गैंग्लिया पर और आपका एड्रेनल मेडुला पर। एनएम रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर पाया जाता है। पिलोकार्पिन इज ए, पिलोकार्पिन क्या है, तो पिलोकार्पिन आपका क्या है, मस्करेनिक एगोनिस्ट है। पिलोकार्पिन क्या है आपका, मस्करेनिक एगोनिस्ट। पिलोकार्पिन एक आपका एल्केलॉइड्स है, क्या है आपका, एल्केलॉइड है। कौन सा एल्केलॉइड है, डायरेक्ट एक्टिंग। आपसे पूछे डायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक ड्रग्स, तो डायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक ड्रग्स का एग्जांपल आएगा आपका पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन किस में, एल्केलॉइड्स में, तो एल्केलॉइड होता है पिलोकार्पिन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मस्करेनिक एगोनिस्ट होता है, यानी कि एक्टिविटी बढ़ाता है किसकी, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, नहीं एंटागोनिस्ट नहीं होता है। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट ना, गैंग्लियनिक ब्लॉकर ना, तो सबसे पहला ऑप्शन में बताया मैंने वो ठीक है आपका मस्करेनिक एगोनिस्ट। बेथेनेकोल इज मेनली यूज फॉर द, बेथेनेकोल का मुख्य उपयोग क्या है, किस में यूज़ किया जाता है आपका बेथेनेकोल। ठीक है, ये किसका टाइप है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले आता है आपका, दो तरह की ड्रग्स होती हैं, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स में। कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर आपसे पूछे, कोलिनर्जिक ड्रग में एक डायरेक्ट एक्टिंग है, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं आपके कोलिनर्जिक, इसमें डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन आता है, एक आपके एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल बताया मैंने पिलोकार्पिन। कोलिनर्जिक ड्रग्स तो इसमें आएगी आपकी एसिटाइल कोलिन, बेथेबिकोलिन, ये जो आपका ऑप्शन में बेथेनिकोल। ठीक है, उसके बाद मेथेनिकोल, कार्बाकोल, पढ़े होंगे ना ये सब आपने, ये सब ऑप्शन होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसमें बेथेनिकोल का उपयोग क्या है, बेथेनिकोल का उपयोग क्या है आपका, तो बेथेनिकोल आपका काम करता है, ये बी से क्या रखना है, बी ट्रिक बता देता हूँ, बी से बी और बी से ब्लैडर, बी से ब्लैडर, कि ये क्या करता है, जिसके अंदर आपका यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, यानी कि ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर हो गया, यानी कि यूरिन में क्या हो गया, ये आपके ब्लैडर के अंदर एटोनिक ब्लैडर हो गया, जिसके अंदर टोन खत्म हो गई, आपका यूरिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, आपका यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उस पेशेंट को आप कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, पैथेनिकोल कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। है ऑप्शन में ये आ गया। यूरिनरी रिटेंशन, जिसके अंदर क्या हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, यानी कि उसके अंदर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, टोन खत्म हो गई है, तो उसको टोन क्रिएट करने के लिए बेथेनिकोल दिया जाता है। उसके बी से ब्लैडर, बी से बेथेनिकोल दिया जाता है। ठीक है, याद रखना ट्रिक से, बी से बेथेनिकोल। एक ऑप्शन है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं आप, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। मोशन सिकनेस में भी आप ड्रग्स देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। वहाँ पे कौन से ड्रग देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में ये ड्रग तो, और अस्थमा में देंगे तो ये बिल्कुल इसको कॉन्ट्रैक्ट वो कर देगी, जाम ही कर देंगे ना, अस्थमेटिक अटैक ही पटकवा देगी पेशेंट को, तो ये नहीं करेंगे हम। यूरिनरी ब्लैडर में इसको देते हैं, यानी कि यूरिनरी रिटेंशन में। कार्बाकोल्स किसे उत्तेजित करते हैं, कार्बाकोल्स स्टिमुलेट्स, कार्बाकोल किसे उत्तेजित करता है, ओनली मस्करेनिक रिसेप्टर्स, ओनली निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और आपका एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। बताइए स्टूडेंट्स। तो जो आपके कार्बाकोल्स है, ये मैंने ऊपर बताया, ये रहा आपका कार्बाकोल है ना, बताया था ना लास्ट वाला कार्बाकोल, कौन कौन से बताए थे इसमें, दोबारा बता देता हूँ। कार्बाकोल हो गया, एक ऑप्शन में बेथेनिकोल था, ऐसे ही मैथाकोलिन हो जाता है ना, मैथाकोलिन हो जाता है आपका, और आपका एसिटाइल कोलिन तो है ही इसमें। ये सब ड्रग होती है डायरेक्ट एक्टिंग। तो ये जो कार्बाकोल है, ये कार्बाकोल किसे उत्तेजित करता है, ये आपका मस्करेनिक रिसेप्टर को तो करता ही है, उसके साथ निकोटिनिक रिसेप्टर को भी करता है। निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर दोनों को उत्तेजित करने वाला कौन, आपका कार्बाकोल हो गया। याद रखना, पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर द ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में मुख्यतः कौन सी दवा दी जाती है। ग्लूकोमा होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। दो तरह का ग्लूकोमा है, एक आपको इसमें टर्म दीजिए ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा उसी ग्लूकोमा को बोला गया जो लंबे समय से चला आ रहा है, यानी क्रोनिक ग्लूकोमा को ही ओपन एंगल ग्लूकोमा बोला गया है। कई बार ऑप्शन में आता नैरो एंगल ग्लूकोमा, ये तो ओपन हो गया। नैरो एंगल ग्लूकोमा किसको बोला गया है, जो एक्यूट अचानक से किसी को ग्लूकोमा हुआ है, तो उसको जैसे अचानक से आपके आंख में दर्द हुआ। ग्लूकोमा होता क्या है, चलो पहले ये बताता हूँ। आपकी आइज के अंदर इंट्रा ओकुलर टेंशन होती है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर या इंट्रा ओकुलर टेंशन बोला जाता है, जो 10 to 21 mmHg होती है। कितनी, 10 to 21 mmHg होती है। बट कुछ केसेज में ये क्या बढ़ जाता है आपका, अगर 21 से ज़्यादा हो गया, मोर देन 21 हो गया आपका, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ग्लूकोमा। उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा,
ग्लूकोमा। अगर ये किसी पेशेंट को लगातार लंबे समय से रह रहा है, प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? क्रोनिक या ओपन एंगल ग्लूकोमा। और किसी को अचानक से आंख में दर्द हुआ है तो उसको बोला जाता है नैरो ग्लूकोमा या एक्यूट ग्लूकोमा बोला जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ग्लूकोमा कैसे होगा। आँख के अंदर इंट्राओकुलर टेंशन, ये टर्म पूछी गई है, कितना होता है? 10 to 21 mmHg होता है। किससे ज़्यादा होने पर 21 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको ग्लूकोमा की कंडीशन हो जाती है। आ गया ओपन एंगल ग्लूकोमा और नैरो एंगल ग्लूकोमा। तो यहाँ पर पूछा है आपका ग्लूकोमा में सामान्यतः कौन सी दवा दी जाती है? तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें क्या करना है आपको? पिलोकार्पिन देते हैं इसमें। पिलोकार्पिन ये एक एल्कलॉइड है, पहले भी बताया मैंने, एल्कलॉइड है। ये आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा में, याद रख लेना, पिलोकार्पिन को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना है वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वहाँ से जो फ्लूइड इकट्ठा है आपका, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो इकट्ठा है, उस फ्लूइड को बाहर निकालना है, इसलिए वहाँ कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ता है ना। ये क्या करता है पिलोकार्पिन? ये जो एंगल होता है, इरिडो कॉर्नियल एंगल होता है आपकी आंखों के अंदर, कौन सा? इरिडियो कॉर्नियल एंगल। इस एंगल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इस एंगल को इंक्रीज कर देगा, यानी कि आंख से फ्लूइड आपका ज़्यादा बाहर निकलने लग जाएगा। कौन सा फ्लूइड होता है? एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है ना। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है, लिख देता हूँ, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को वो बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि उसके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, यानी कि आंख के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो आपकी आंखों में दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका काम करने वाला है ये। नेक्स्ट है आपका विच इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन के बाद कौन सा प्रभाव अपेक्षित है? आपका क्या होगा? मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को आपने क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया, तो क्या होगा? टैकीकार्डिया नहीं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो आपका क्या होगा? ब्रेडीकार्डिया होता है। स्टूडेंट्स याद रख लेना ये चीज़ें, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहीं याद हो जाए, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। माइड्रेसिस, माइड्रेसिस नहीं होता, मियोसिस होता है। क्या होता है आपका? एक्टिवेट होगा तो मियोसिस, यानी कि प्यूपिल डायमीटर का कम हो जाना, मियोसिस कहलाता है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल डायमीटर कम हो जाना आपका मियोसिस, प्यूपिल डायमीटर का बढ़ जाना आपका माइड्रेसिस। इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज सलाइवेशन, यस, मैंने क्या बताया, जहाँ भी एसिटाइल कोलिन जाता है, सलाइवेशन किससे होता है? सलाइवा से। आपकी सलाइवा एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट हो, यानी कि सलाइवा ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। सलाइवा ग्लैंड्स के अंदर क्या भरी हुई है? लार भरी हुई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, यानी उसके अंदर से सलाइवा बाहर निकल गई, तो क्या होगा? इंक्रीज सलाइवेशन। आंसर तो आपका ये ठीक हो गया। अगला है ब्रोंकियो डायलेशन, नहीं, ये करते हैं ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ना कि डायलेशन। स्टूडेंट्स याद रखना है। तो सारे ऑप्शन आपको समझा दिए हैं, अच्छे से पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। निम्न में से कौन सा रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स होता है? अभी तक मैंने आपको कोलिनर्जिक ड्रग बताई, अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पे आ गया। ये क्या है? रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। जब मैंने बताया था कि ऊपर आपको, जब एसिटाइल कोलिन कहाँ से? नर्व एंडिंग से निकलता है। एसिटाइल कोलिन जब आपका नर्व एंडिंग से निकला तो वो निकलते ही कहाँ पर बाहर आया? बाहर आया, जैसे बाहर आया नर्व एंडिंग, नर्व से, तो वहाँ पे इसके साथ इसको एंजाइम मिलता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये जब मैंने ऊपर भी बताया था कौन सा एंजाइम इसको डिग्रेड करता है, तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज कौन सा एंजाइम बनाने में काम करता है? तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, वो एंजाइम इसको बनाने में मदद करता है, और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इसको डिग्रेड करने में काम करता है। तो ये इसको डिग्रेड किस में करता है? कोलिन में। ठीक है, कोलिन में डिग्रेड कर देता है, और आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में, है ना, जिससे बना था उसी में इसको वापस से डिग्रेड कर देगा। ये डिग्रेड हो गया तो इसको इनिबिट करने वाले ड्रग्स, मान लीजिए आपको एक्शन शो करवाना है एसिटाइल कोलिन का, बट ये डिग्रेड हो रहा है, तो कौन सी ड्रग दें? तो इसको इनिबिट कर दो, अपने आप एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तो ड्रग का एक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का एक्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो ड्रग होती है ये दो तरह की होती हैं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स ड्रग। ये जो इस माइनस का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? इनिबिट। प्लस जब भी इकोलॉजी में आपको प्लस बताऊंगा तो स्टिमुलेट करने वाली, माइनस का मतलब इनिबिट करने वाली। तो ये जो इनिबिटर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो रिवर्सिबल ड्रग होते हैं, रिवर्सिबल जो रिवर्स हो जाए, एक आपका इनरिवर्सिबल ड्रग्स होते हैं, इनरिवर्सिबल ड्रग्स होते हैं। तो रिवर्सिबल ड्रग में आपकी दो तरह की ड्रग है। रिवर्सिबल ड्रग में आपकी वो ड्रग आएंगी जो रिवर्सिबल हो जाएं, है ना, कि वापस से अपना सेम स्थिति में आ जाएं, और इनरिवर्सिबल वो जो वापस से सेम स्थिति में ना पाए। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। नियोस्टिग्माइन आपकी रिवर्सिबल ड्रग होती है, नियोस्टिग्माइन हो गया, फाइगोस्टिग्माइन हो गया, ठीक है, फाइगोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन हो गया, ठीक है, और एक आपका इड्रोफोनियम हो गया, इड्रोफोनियम। ये सब ड्रग क्या होती है? आपके रिवर्सिबल। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है पैराथियन, मैलाथियन और आपका
इकोथिएट है ना, ये सब ड्रग्स क्या होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। याद रख लेना कौन सी हैं आपकी, ये वाली इनरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स। इन ड्रग्स को आप कहाँ यूज़ करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। आपको कोई किसी को जैसे घास वास को मारना हो तो पैराथियन मैलाथियन दिया जाता है, या केमिकल वॉरफेयर में, ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ किल करने का काम करते हैं। केमिकल वॉरफेयर में किसी इंसान को अगर आपने खिला दी, ये ड्रग्स कौन सी खिला दी, पैराथियन और मैलाथियन किसी इंसान को खिला दी, तो वो इंसान की डेथ कैसे होगी, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज क्या होगा, उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा, उसको आंखों में से आंसू आने लगेंगे, उसका नाक बहने लगेगा, उसके लार ज़्यादा निकलने लगेगी, उसकी पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, उसको अस्थमेटिक अटैक आएगा, ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसकी बीपी लो हो जाएगी। ये सब सिम्टम्स आएंगे अगर उसको पॉइजनिंग हुई है। तो इसकी पॉइजनिंग होती है ना, ये अपने फसलों में भी कीड़े वीड़े मारने के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसी को बोला गया ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में इनको यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी आगे में आएगा तो बताता हुआ चलूँगा स्टूडेंट्स। फाइगोस्टिग्माइन डिफर्स फ्रॉम द नियोस्टिग्माइन बिकॉज, फाइगोस्टिग्माइन नियोस्टिग्माइन से किस तरह से भिन्न है, ठीक है। फाइगोस्टिग्माइन नियोस्टिग्माइन से किस तरह से भिन्न है, डज नॉट इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, यह है क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स, इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो आपको क्या बताऊं मैं स्टूडेंट कि जो आपकी फाइगोस्टिग्माइन है, जो फाइगोस्टिग्माइन है ये ड्रग कहाँ यूज़ की जाती है। एक तो आपका फाइगोस्टिग्माइन पूछे तो आप ग्लूकोमा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा में, पहला बात ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। बट ये ड्रग्स के साथ क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर जाती है। किसको क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके दिमाग में भी इफेक्ट शो करती है, अपना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। तो यही फाइगोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन में डिफरेंस है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करती हुई चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पायरिडोस्टिग्माइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ, पायरिडोस्टिग्माइन का दीर्घकालीन उपयोग मुख्यतः किस रोग में किया जाता है। तो जी पायरिडोस्टिग्माइन है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में मैंने आपको पहले दो ड्रग बताई, पिलोकार्पिन, एक एक ऑप्शन चलते हुए चलते हैं, पिलोकार्पिन और दूसरा आपका फाइगोस्टिग्माइन जो ऊपर आया था, ठीक है, स्टिग्माइन, ये ड्रग मैंने बताई किसमें है, ग्लूकोमा में। दूसरा ऑप्शन आपका मिस्थेनिया ग्रेविस, तो मिस्थेनिया जो ग्रेविस है, मिस्थेनिया ग्रेविस में आपकी ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। कौन सी आपकी, पायरिडोस्टिग्माइन, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, पायरिडोस्टिग्माइन। अब आपसे पूछे कि मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, तो मिस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो आपकी स्केलेटल मसल्स जैसे एनएम रिसेप्टर था, एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर ये मान लीजिए दो एनएम रिसेप्टर, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये दो रिसेप्टर्स थे, तो इनके ऊपर एंटीबॉडी जाके जमा हो जाती है, इनके ऊपर क्या बैठ जाती है, आके एंटीबॉडी बैठ जाती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी आके बैठ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अगर एसिटाइलकोलिन आता तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यानी कि आपको चलने में मदद मिलती है, आपको जो भी एक्टिविटी करे तो उसमें मदद मिलती है। बट यहाँ पे आके क्या बैठ गई, एंटीबॉडी जाके बैठ गई। एंटीबॉडीज के बैठने से क्या होगा कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आके बाइंड नहीं हो पा रहा, यानी कि आपके मसल्स फटीग हो जाएंगी, आपको उठने में भी जोर आएगा, आपको जीभ हिलाने में भी जोर आएगा, आपके आंखों की पुतलियाँ खोलने में भी जोर आएगा। उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस इस तरह की डिजीज़ होती है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। इसमें न्यूरोमस्कुलर, इसमें क्या होता है, जो भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर एंटीबॉडी जाके बैठ जाती हैं, ठीक है, वो आपको एक्टिविटी नहीं शो करने देती। तो इसमें कौन सी ड्रग दी जाती है, आपकी पायरिडोस्टिग्माइन दी जाती है, ठीक है, लंबे समय से ट्रीटमेंट करने में पायरिडोस्टिग्माइन दी जाती है। एल्जाइमर डिजीज़ क्या है, टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी। क्या होता है इसमें, जो आपकी सेंट्रल कोलिनर्जिक नर्व होती है, सेंट्रल कोलिनर्जिक नर्व वो डैमेज हो जाती है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को बार बार भूलने लग जाएंगे, इसी को बोला जाता है एल्जाइमर डिजीज। मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस क्या होता है, जैसे हम पहाड़ी एरिया में कार में बैठते हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ होने लग जाती हैं, उसी को क्या बोला गया आपका, मोशन सिकनेस बोला जाता है। तो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं वो मोशन सिकनेस में भी यूज़ की जाती हैं। आगे ड्रग आएगी मैं तब बता दूंगा आपको डिटेल में, ठीक है। इन सब डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एल्जाइमर क्या है, टेम्परेरी, ये पूछा हुआ टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी कौन सी डिजीज है, तो आपको बतानी है एल्जाइमर डिजीज क्या है। अगर पूरा डिटेल में भी कोई पूछ ले तो आपको बतानी है। यह वह है कि इसमें क्या होता है, सेंट्रल कोलिनर्जिक नर्व डैमेज हो जाती है, सेंट्रल कोलिनर्जिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो उस पेशेंट को क्या होगा, वो बार बार चीज़ों को भूलने की दिक्कत आने लगेगी। नेक्स्ट है डोनीपेजोल इज द प्राइमरली इंडिकेटेड फॉर, डोनीपेजोल का मुख्य उपयोग किस में होता है। अभी मैंने बताया था आपका एल्जाइमर डिजीज में डोनीपेजोल का यूज़ किया जाता है। रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है।
पेजल का यूज कहाँ किया जाता है आपका एल्जाइमर डिजीज में। पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, इसमें भी वही आपके एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसोनिज्म डिजीज होती है, यानी कि हाथ पैर जो कांपते हैं, अगर आप उनका सीधा हाथ करवा के देखेंगे तो अगर हाथ पैर कांप रहा है तो वो कौन सी डिजीज है, पार्किंसोनिज्म। एपिलेप्सी मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको एपिलेप्सी बोला गया है। और साइजोफ्रेनिया भी ऐसा ही आपका ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। विच ऑर्गेनो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग एंटीडोट रीएक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। कौन सी ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट है जो क्या करता है, इनको रीएक्टिवेट करता है, किसको, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को। मैंने कैसे बताया था आपको, जैसे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एक रिवर्सिबल एक इनरिवर्सिबल, दो तरह का बताया है ना आपको। इनको वापस से अगर किसी ने इनहिबिट कर दिया, इनको वापस से खोलने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, तो इसमें यूज़ की जाती है पैरालिडोक्सिम। कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, पैरालिडोक्सिम। ये आपका एंटीडोट भी है। मैंने जो एक क्वेश्चन एक वो डाला हुआ है वीडियो एंटीडोट्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एंटीडोट का वीडियो नहीं देखा उसको देख लेना। उसमें मैंने 50 MCQs रखे हैं, 50 के 50 इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक या दो हर बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया था MCQs का, जिसमें 50 हैं, तो 50 के 50 आपको रट लेने हैं, याद कर लेने स्टूडेंट्स, ठीक है। एट्रोपिन से अगर पूछा जाए, एट्रोपिन किसका पॉइजनिंग है, एट्रोपिन आपकी बहुत जगह यूज़ की जाता है। मशरूम किसी को पॉइजनिंग हो जाए, उसमें वीडियो में भी है, बाकी फिर से बता देता हूँ। मशरूम पॉइजनिंग में आपका एट्रोपिन एंटीडोट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। फाइगोस्टिग्माइन, फाइगोस्टिग्माइन भी आपका यूज़ किया जाता है। पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन तो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमाइन। फाइगोस्टिग्माइन कहाँ बताया था मैंने, कौन से डिजीज में यूज़ कर रहे हैं आप फाइगोस्टिग्माइन को, फाइगोस्टिग्माइन ग्लूकोमाइन दोनों को यूज़ किया जाता है। ये ओपन एंगल ग्लूकोमाइन और ग्लूकोमाइन को दोनों को यूज़ किया जाता है, फाइगोस्टिग्माइन को। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरालिडोक्सिम। पैरालिडोक्सिम के साथ ओबिटोडोक्सिम भी एक ड्रग होती है, आपने सुनी होगी पैरालिडोक्सिम, ओबिटोडोक्सिम। वो क्या करती हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के एंटीडोट के तौर पे काम करते हैं, रीएक्टिवेट करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को रीएक्टिवेट करने का काम करती हैं ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका द प्रिंसिपल एंटीडोट ऑफ मशरूम मस्कैरिनिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के मस्कैरिनिक लक्षणों के लिए मुख्य एंटीडोट के तौर पर क्या किया जाता है, तो उसके तौर पर क्या करेंगे हम, एट्रोपिन को देंगे। उसमें क्या देंगे, एट्रोपिन को। उनके लक्षणों को कम करने के लिए क्या देंगे, एट्रोपिन। बट उसको रिवर्सिबल करने के लिए जो आपको पिछले ऑप्शन में बताया था पैरालिडोक्सिम और ओबिटोडोक्सिम, हम उसमें यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। एट्रोपिन का और भी बताया मैंने, मशरूम पॉइजनिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है। ये लाइफ सेविंग ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है, लाइफ सेविंग ड्रग। इसके साथ और कौन सी होती है लाइफ सेविंग ड्रग, एड्रेनलिन भी आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स में आते हैं। एड्रेनलिन या एट्रोपिन, इन दोनों के इंजेक्शन आपके हॉस्पिटल में हमेशा इमरजेंसी ट्रे में मिलते हैं, ठीक है। याद रखना, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उनका देखा हुआ भी होगा कि ये कहाँ मिलते हैं, आपके लाइफ सेविंग किट में मिलते हैं आपके एट्रोपिन। बट ये एंटीडोट के तौर पर कहाँ काम करता है, आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई, किसकी पॉइजनिंग होती है, पैराथियन मैलाथियन बताया था मैंने। अगर उसका पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसका आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। उसको एक्टिवेट रिवर्सिबल करने के लिए उसमें आप पैरालिडोक्सिम ओबिटोडोक्सिम के इंजेक्शन देंगे उसको। इसमें एक ऑप्शन दिया नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन फाइगोस्टिग्माइन से कैसे डिफरेंट है, फाइगोस्टिग्माइन नियोस्टिग्माइन से कैसे डिफरेंट है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। नियोस्टिग्माइन एक है इड्रोफोनियम, इड्रोफोनियम आपका बेथनिकोल। ये कहाँ बताया था मैंने आपको, यूरिनरी ब्लैडर में, याद रखना, ठीक है। इड्रोफोनियम कहाँ यूज़ किया जाता है, आपका जो मिस्थेनिया ग्रेविस थी उसके डायग्नोसिस में आप इड्रोफोनियम को यूज़ करते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में इड्रोफोनियम को यूज़ किया जाता है और ये आपके मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ की जाती है, ठीक है। फाइगोनियोस्टिग्माइन और पायरिडोस्टिग्माइन मिस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कोलिनर्जिक एक्सेस। निम्न में से कौन सा कोलिनर्जिक एक्सेस का लक्षण नहीं है, कोलिनर्जिक एक्सेस का लक्षण नहीं है। मियोसिस, मियोसिस क्या करती है, आपका कोलिनर्जिन जो भी ड्रग होती है कोलिनर्जिक ड्रग वो मियोसिस करवाती हैं। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया करवाती हैं। ब्रोंकियोस्पाज्म, ब्रोंकियोस्पाज्म करवाती हैं, बट ड्राई माउथ नहीं करती। वो तो क्या करती हैं, अगर आपका कोलिनर्जिक ड्रग होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी ग्लैंड में। कौन सी ग्लैंड में, मान लीजिए ड्राई माउथ किसकी वजह से, सलाइवा नहीं बन रही तब हो रहा है, ठीक है, सलाइवा नहीं बन रही तब हो रहा है। बट इसमें क्या होता है, ये ड्रग आपकी क्या करती हैं, सलाइवा का इंक्रीज करवाती हैं। इसमें तो क्या होगा, सलाइवेशन होगा उस पेशेंट को, मुंह से उसके लार टपकने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका ना होने वाला लक्षण, कौन हो गया आपका, ड्राई माउथ।
नेक्स्ट आपका विच कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स इज कॉमनली यूज फॉर द रिवर्सिबल नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज को रिवर्सिबल करने वाली कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स का उपयोग बताइए। ठीक है, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक्स को रिवर्सिबल करने वाले ड्रग्स का नाम बताना है आपको। तो इस ड्रग में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोस्टिग्माइन। कौन आ जाएगा आपका? नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन क्या करता है आपका? जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हो गया तो उसको रिवर्सिबल करने के लिए आप इस ड्रग का यूज करते हैं, नियोस्टिग्माइन का। ठीक है, नॉन डीपोलराइजिंग याद रख लेना, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक्स को रिवर्सिबल करने वाला। रट लेना, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुके हैं लोग। ठीक है, कौन सा आपका? नियोस्टिग्माइन। बाकी सब ड्रग्स के बारे में मैंने बता चुका हूँ। पिलोकार्पिन आपको बताया, ओपन एंगल ग्लूकोमा में। एट्रोपिन कहाँ बताया मैंने? अगर किसी का ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए उसमें एंटीडोट के तौर पे यूज किया जाता है। एंटी मस्करिनिक ड्रग है, नेचुरल सोर्स से ये ली जाती है, एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन या हायोसिन। ठीक है, ये आपके नेचुरल सोर्स से ली जाने वाली ड्रग है, एंटी मस्करिनिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, एंटी मस्करिनिक ड्रग्स होती हैं ये आपकी। ओके, एंटी M1 भी बोला जाता है एट्रोपिन को, एंटी M1 भी होती है ये आपकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, इड्रोफोनियम इज कैरेक्टराइज। इड्रोफोनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? इड्रोफोनियम मैंने बार बार बता दिया, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। इनरिवर्सिबल इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नहीं। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यस वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसीलिए इसको आप किस में यूज करते हैं? टेस्ट लगाने में यूज करते हैं। किसका? मिस्थेनिया ग्रेविस का टेस्ट लगाने में इसको यूज किया जाता है। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसी वजह से। नेक्स्ट है, विच सिम्टम्स इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निकोटोनिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट्स इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में निकोटोनिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट का प्रमुख लक्षण क्या है? किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई, उसमें फिर क्या हो रहा है? निकोटोनिक रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हम मस्करिनिक रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे। निकोटोनिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे? NN और NM, दो तरह के रिसेप्टर्स बताए थे मैंने, NN गैंग्लिया पर और आपका एड्रेनल मेडुला पर, और NM रिसेप्टर्स मैंने आपके कहाँ बताए थे? स्केलेटल मसल्स पे। तो अगर वो क्या हो गए? स्टिमुलेट हो गए ऑर्गेनोफॉस्फेट में, तो क्या लक्षण आएंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया स्केलेटल मसल्स फैसिकुलेशंस एंड वीकनेस। स्केलेटल मसल्स फैसिकुलेशन एंड वीकनेस हो गया। दूसरा ऑप्शन माइड्रेसिस। तीसरा कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, स्केलेटल मसल्स फैसिकुलेशंस एंड वीकनेस आ जाएगी उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, उसके मसल्स वीक हो जाएंगे और फैसिकुलेशन होने लग जाएगा उसके मसल्स में। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज बाई। ऑर्गेनोफॉस्फेट यौगिक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को किस प्रकार अवरुद्ध करते हैं? ठीक है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो आपके एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को किस प्रकार से अवरुद्ध करते हैं? कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशंस, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिट्स, अगला इनरिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशंस ऑफ एंजाइम, या इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज सिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका बताना आपको, बताइए, सोच लीजिए, सोच के बताइए आपका। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनरिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम। इनरिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इनरिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का पहले ही मैंने बताया। रिवर्सिबल में क्या आता है? रिवर्सिबल, इन दोनों में रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में मैंने कौन सी ड्रग बताई थी आपकी? फाइगोस्टिग्माइन, ठीक है, पायरिडोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन और इड्रोफोनियम, ये तो रिवर्सिबल में। इन रिवर्सिबल में आते हैं आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट जिसके मैंने ऑप्शन भी बताए थे आपको, पैराथियन और मेलाथियन ऊपर ऑप्शंस में आए थे, उस टाइम भी बताए थे। तो इन रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम याद रख लेना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरह से। कोलॉजी में आपको किसी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगातार नियमित फार्मेट क्लासेज के साथ जुड़े रहिए। भले ही एक दिन में चाहे 25 क्वेश्चन आ रहे हो, बट 25 क्वेश्चन आपके ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट आता है ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जवाब मिलेगा। बट मैसेज उसी तरह का होगा जो जवाब देने लायक होगा, तभी आपको जवाब मिलेगा। ऐसे नहीं कुछ भी अनसेंट मैसेज करेंगे उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात रही, एक बात और बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को अभी ट्रेनिंग की टेंशन हो रही है। स्टूडेंट्स, पहले अभी ट्रेनिंग में जाने से पहले अभी आपकी बहुत स्टेप्स आपको क्रॉस करने हैं ना। ट्रेनिंग में तब पहुंचेंगे जब आपकी सारी स्टेप्स क्लियर होंगी। और रही बात फैमिली की, ट्रेनिंग में आपको कोई फैमिली वगैरह नहीं रखी जाएगी। कुछ ट्रेनिंग, जैसे हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी तो मोबाइल भी नहीं थे, 6 महीने तक मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता आपके पास, संडे को मोबाइल मिलता था। तो इस तरह से आपको रहेगा, उसमें फैमिली रखना तो बहुत दूर की बात है, फैमिली से बात करने का भी टाइम नहीं दिया जाएगा आपको।
हमें ऐसे हुआ था कि संडे को ही मोबाइल मिलता था, बाकी आपका उस टाइम देखा जाएगा कैसा क्या ट्रेनिंग सेंटर मिलता है आपको। अगला है 825 नंबर क्वेश्चन, दी मैन्योमिक स्लग्स इन कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी के स्लग मैन्योमिक में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? सलाइवेशन होता है, सलाइवेशन बढ़ेगा। लैक्रिमेशन होगा। यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगा, यूरिन भी बार बार पास होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक कैसे होगा? मैंने आपको बताया क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूरिन बार बार पास आएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका आज का रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़िए, फालतू की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, बातें करने का बहुत समय है, जब आप नौकरी लग जाओगे उसके बाद आराम से बैठ के बातें करना, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तब तक के लिए पढ़िए, मन लगा के पढ़ना आपको। ठीक है, मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।